शायर या योजना जैसे शब्द ही नहीं थे। समूह को लगा उसे प्यास लगी है। वे उसकी चेतावनी समझ नहीं पाए। लुगंडा के पास आवाज थी, लेकिन बात पूरी नहीं थी। वे समूह में होकर भी अकेले थे। कुदरत ने उन्हें बंदूक दे दी थी, लेकिन गोलियां अभी भी मौजूद नहीं थी। वो गोलियां, वो शब्द, वो व्याकरण उन्हें कब और कैसे मिले? इसके लिए उनके खून में एक धमाका होना बाकी था। एक ऐसा धमाका जो 70,000 साल बाद होने वाला था। अब यह तय करने की घड़ी थी कि कौन सा रास्ता इस कबीले को आगे ले जाएगा। लगभग 70,000 साल पहले इस समूह की किस्मत अब दो अलग अलग तरह की सोच के हाथ में थी, और सवाल यह था, क्या उनमें से कोई आने वाले कल को इंसानों की तरह बोल पाएगा? एक तरफ है फरमुंडा, वह पुराना इंसान है। उसके शरीर लोहे जैसे हैं। वह एक निडर शिकारी है। जब वह शेर को देखता है तो बिना पलक झपकाए उस पर कूद पड़ता है। लेकिन फरमुंडा की एक सीमा, लिमिटेशन है। वह अपनी दुनिया को सिर्फ अभी, प्रेजेंट में देख सकता है। उसके मुंह में कल या योजना जैसा कोई शब्द नहीं है। और दूसरी तरफ है ईका। फरमुंडा जितना ताकतवर नहीं है। उसका शरीर दुबला है। शारीरिक रूप से वह फरमुंडा के सामने एक बच्चे जैसा लगता है। लेकिन ईका के दिमाग के अंदर एक ऐसी परिवर्तन हो रही थी जो फरमुंडा के पास नहीं थी। ईका के दिमाग को समझने के लिए जरा एक पल के लिए अपने खुद के दिमाग के बारे में सोचिए। हाँ, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, गौर कीजिए। अभी आपका दिमाग एक ही वक्त में 3 भारी भरकम काम कर रहा है। पहली, आंखें मेरी वीडियो देख रही हैं। दूसरी चीज, कान मेरी आवाज और बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं। तीसरी है और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉजिक। आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि हाँ, ये बात जो देख रहे हैं वह तो सही है। आज आपके दिमाग में ये तीनों अलग अलग हिस्से हाई स्पीड इंटरनेट की तरह अरबों तारों से जुड़े हुए हैं। इन्हें विज्ञान न्यूरॉन्स कहता है। इसीलिए आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप देखते हुए सोच सकते हैं और सोचते हुए बोल सकते हैं। लेकिन उस समय फरमुंडा के दिमाग में ऐसा नहीं था। उसका दिमाग एक ऐसे बड़े घर जैसा था जिसमें कमरे तो बहुत थे। याददाश्त का कमरा, आवाज का कमरा और डर का कमरा। लेकिन इन कमरों के बीच की दीवारें मोटी थीं और दरवाजे बंद थे। उसके न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे। इसलिए जब फरमुंडा को भूख लगती थी तो उसका दिमाग योजना वाले कमरे तक संदेश नहीं भेज पाता था। वह सिर्फ इतना सोचता था, खाना अभी। वह जो सोचता था उसे जटिल भाषा में बोल नहीं पाता था। वह एक मेंटल पिंजरे में कैद था। लेकिन फिर प्रकृति ने अपना खेल खेला। ईका के खून में, उसके डीएनए में एक नन्ही सी गलती हुई। एक जेनेटिक म्यूटेशन जिसे आज साइंटिस्ट FOXP2 कहते हैं। उसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ईका के हाथ पैर नहीं बदले। लेकिन उसके दिमाग के अंदर ही अंदर तार जुड़ने लगे। अचानक उन बंद कमरों के बीच के दरवाजे खुलने लगे, जिसके कारण वह सोची हुई बात को अपने भाषा में प्रकट कर सकता था। और वापस कबीले में चलते हैं। प्यास से बुरा हाल है। फरमुंडा अपना भाला पटकता है। उसके दिमाग का कनेक्शन टूटा हुआ है। वह घबराहट में सिर्फ चिल्लाता है, पानी नहीं है, हम मरेंगे। जो केवल वर्तमान के डर थे। लेकिन ईका अलग था। ईका का दिमाग एक बात को दूसरी बात से जोड़ पा रहा था। जब उसने सूखी नदी देखी तो वह सिर्फ घबराया नहीं, उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरी। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने पक्षियों को उत्तर दिशा में उड़ते देखा था। फिर उसने उस याद को अपने दिमाग के लॉजिक से जोड़ा। पक्षी अक्सर पानी की तरफ उड़ते हैं। ईका खड़ा होता है और इतिहास में पहली बार एक इंसान अभी से आगे सोचता है। वह हाथ उठाकर कहता है, मुझे याद है, पक्षी उत्तर की ओर गए थे। अगर हम कल सूरज निकलने पर उनके पीछे चलेंगे तो हमें पानी मिल सकता है। सन्नाटा छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? नहीं, जमीन के नीचे दबे सबूत यही गवाही देते हैं। ठीक इसी समय 70,000 साल पहले हमें खुदाई में अचानक जटिल औजार, कॉम्प्लेक्स टूल्स मिलने लगते हैं। इंसान ने हड्डियों से सुइयां बनाई, पत्थरों पर नक्काशी की। क्यों? क्योंकि जो दिमाग जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकता है, वही दिमाग जटिल हथियार बनाने की योजना भी बना सकता है। भाषा ने उन्हें एक सुपर पावर दी थी। सहयोग फरमुंडा अकेले लड़ता था, लेकिन ईका की भाषा ने 40 लोगों को एक परिवार बना दिया। अब वे एक दूसरे से वादा कर सकते थे। वे अपनी योजनाएं साझा कर सकते थे। ईका की उस नई भाषा के साथ इंसान ने अफ्रीका के सूखे को हरा दिया। अब वे रुकने वाले नहीं थे। अब सवाल यह है, जब ईका के समय एक ही भाषा बोली जाती थी, तो फिर आज इंग्लिश, रशियन, संस्कृत और हर देश की सैकड़ों भाषाएं कैसे पैदा हुईं? ईका की उस नई सोच और जुड़े हुए न्यूरॉन्स ने इंसान को बचा तो लिया, लेकिन यही सफलता उनकी नई मुसीबत बन गई। हजारों साल बीत गए। ईका का वह छोटा सा कबीला
अब हजारों लोगों की एक विशाल आबादी बन चुका था। अफ्रीका के संसाधन कम पड़ने लगे। एक ही नदी पर हजारों लोग। झगड़े फिर शुरू होने वाले थे। प्रकृति का इशारा साफ था, हिलो या मरो। अब इंसान को अपना पहला घर, अपना पालना यानी अफ्रीका छोड़ना था। लेकिन वे कहां जाते? उनके सामने पूरी दुनिया का नक्शा ब्लैंक पड़ा था। यह मानव इतिहास का सबसे भावुक पल था। कल्पना कीजिए उस आखिरी रात की। ये हजारों लोग एक ही आग के पास बैठे थे। ये सब एक ही भाषा बोलते थे। वैज्ञानिक इसे प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं ये वो दादा भाषा थी जिससे आज की आधी दुनिया की बोलियां निकली हैं। लेकिन अगली सुबह रास्ते अलग हो गए। एक बड़े समूह ने कहा, हम उत्तर नॉर्थ की तरफ जाएंगे जहां सफेद पहाड़ हैं। दूसरे समूह ने कहा, हम सूरज की दिशा में ईस्ट की तरफ यानी ईरान और भारत की ओर जाएंगे। वे रोए, गले मिले और अलग हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अब वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अब मौसम उनकी जुबान बदलने वाला है। जो समूह उत्तर की तरफ गया, यूरोप और बर्फीले इलाकों की ओर, उसे एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा, कड़ाके की ठंड। यहाँ विज्ञान चुपचाप काम करता है। जब इंसान बहुत ठंड में होता है तो वह अनजाने में अपना मुंह ज्यादा नहीं खोलता, क्योंकि मुंह खोलते ही ठंडी हवा सीधे फेफड़ों में जाती है और शरीर की गर्मी छीन लेती है। यह खतरनाक हो सकता था। तो इन लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी बोलने की आदत बदल ली। अब वे ज्यादा बोलते थे बंद होंठों से। होंठ, दांत और जीभ, उनकी आवाज मुंह के अंदर ही बनती थी। इसलिए उनकी भाषा में ऐसी आवाजें बढ़ने लगीं जो मुंह ज्यादा खोले बिना निकलती हैं। आज भी आप जर्मन, रशियन या इंग्लिश सुने तो ये आवाजें साफ सुनाई देती हैं, जैसे स्टोन, हेलो, और जर्मन भाषा में धन्यवाद को डैंक, वासर मतलब पानी, और यही नहीं, रसियन भाषा में नमस्ते को प्रियवेत और घर को डोम कहा जाता है। इन भाषाओं में शब्द मुंह के अंदर कसे हुए से निकलते हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह ठंड में जीने की आदत थी। अब दूसरी तरफ देखिए, जो समूह दक्षिण और पूरब की ओर आया, भारत, ईरान और आसपास के इलाकों में, यहाँ सूरज था, गर्मी थी, खुली हवा थी। यहाँ मुंह बंद रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग आराम से मुंह खोलकर बोल सकते थे। इन आवाजों में सांस खुलकर बाहर आती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में आत्मा या आकाश, पूरा मुंह खोलकर बोला जाने वाला शब्द। तेलुगु में अम्मा, जिसका मतलब माँ, या अन्नमू जो चावल है, स्वरों की मधुरता के साथ। बंगाली में आलो मतलब रोशनी, या भालो मतलब अच्छा, गहरी और खुली आवाज। धीरे धीरे उनकी भाषा में एक लय आ गई। इसीलिए जब आप संस्कृत या पुरानी तमिल सुनते हैं तो वह किसी गीत जैसी लगती है। यह कोई कला नहीं थी, यह मौसम का असर था। गर्मी ने उनकी जुबान को खुला रहने दिया। अब इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, हर जगह अलग अलग बोलियां गूंज रही थीं। लेकिन अभी भी एक कमी थी। ये शब्द हवा में थे, बोले और गायब हो गए। इंसान के पास अपनी यादों को सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं था। अब सवाल यह नहीं था कि इंसान बोल सकता है या नहीं। सवाल यह था, क्या वह अपनी कही हुई बात हमेशा के लिए बचा पाएगा? हजारों साल गुजर चुके थे। लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की धरती पर इंसान ने पहली बार शहर बनाया। उस शहर का नाम था उरुक। यहाँ का बाजार आज के दिल्ली के चांदनी चौक या मुंबई के बाजार जैसा व्यस्त था। हर तरफ शोर था। भेड़ ले लो, तांबा ले लो, अनाज ले लो। लेकिन इस शोर के बीच एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। व्यापार इतना बढ़ गया था कि लोगों का दिमाग अब साथ नहीं दे रहा था। छोटे गांव में याद रखना आसान था कि फलाने ने मुझसे 2 बोरी अनाज उधार लिया है। लेकिन शहर में, यहां हजारों अजनबी थे। लाखों का लेन देन हो रहा था। व्यापारी डर रहे थे, अगर मैंने आज किसी को उधार दिया और 6 महीने बाद वह मुकर गया तो मैं साबित कैसे करूंगा?